ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। अर्थव्यवस्था के लिए नया बूस्टर, मोदी सरकार ने किया 1.1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। जी हां, बात करें कि पिछले साल लगे लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। धीरे धीरे हालात सुधर ही रहे थे, लेकिन इस साल अप्रैल मई में कई राज्यों को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन के बाद से बेजान पड़े सेक्टर्स को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और इसके अलावा एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए विशेष तौर पर रखा गया है। इसमें कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उनके मुताबिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है। इसमें 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य है और साथ ही एक व्यक्ति को अधिकतम 1.25 लाख का ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से 2 कम होगी। इसके अलावा नई क्रेडिट गारंटी योजना में एनपीए को छोड़कर तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को कवर किया जाएगा और साथ ही योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाईकोर्ट के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली में स्कूल फिलहाल वसूल सकते हैं वार्षिक शुल्क। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल और गैर सहायता प्राप्त स्कूल अब बच्चों से स्कूल की फीस वसूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है और इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर में फीस वसूली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद जब तक स्कूल खुल नहीं जाते हैं तब तक वो वार्षिक फीस और डेवलपमेंट फीस बच्चों से ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने के जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 मई के हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कोर्ट ने आदेश में अप्रैल और अगस्त 2020 में स्कूलों को फीस वसूलने से रोक दिया था और इसे गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को डिवीजन बेंच के सामने रखे, जो कि अभी भी पिछले महीने के आदेश की समीक्षा कर रही है और इस आदेश को एक जज की बेंच ने दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पिछले साल अप्रैल और अगस्त में फीस लेने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार फीस वसूली को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे स्कूलों के कामकाज में बाधा आएगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें राजस्थान के जोधपुर के स्कूलों को लेकर फैसला लिया गया था। आदेश में कहा गया था कि स्कूल 15% फीस ले सकते हैं। ये फीस एकेडमिक वर्ष 2020 और 21 के लिए ली जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस राशि को जून माह से 6 मासिक किश्तों में लिया जा सकता है। तो दोस्तों स्कूल की फीस के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। 4 धाम यात्रा पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग से कराए भक्तों का दर्शन। जी हां, आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू होने वाले 4 धाम यात्रा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। जी हां, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश की तीर्थ सिंह रावत की सरकार को झटका देते हुए 1 जुलाई से शुरू होने वाली 4 धाम की यात्रा पर रोक लगाने का फैसला दिया है। कोर्ट ने सरकार को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भगवान के दर्शन कराने का निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार चारों धामों में होने वाली पूजा अर्चना और
भगवान के दर्शन को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दर्शकों तक पहुंचाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को शुरू करने की तारीख जारी कर दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ कोरोना संकट और संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इसे रोकने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया और कहा कि कोर्ट जानती है कि सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर कितनी गंभीर है। कोर्ट ने कहा है कि वो धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी और डेल्टा प्लस के खतरे से लोगों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि सरकार लाइव टेलीकास्ट के जरिए भगवान के दर्शन करवाएं। तो दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। योगी सरकार दे रही गारमेंट सेक्टर को बढ़ावा। नोएडा के टेक्सटाइल पार्क में 8,365 करोड़ रुपए का होगा निवेश। जी हम बात करें कि यूपी को उत्तर भारत का टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और पहल कर दी है। इसके तहत यमुना प्राधिकरण ने नोएडा में अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 150 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। सरकार के इस फैसले से अब उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क नोएडा में बनने का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा में बनने वाले इस टेक्सटाइल पार्क में कुल 152 कंपनियां अपनी फैक्ट्री लगाएंगी और करीब 8,365 और 73 करोड़ रुपए का निवेश कर लगने वाली इन फैक्ट्रियों से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अगले वर्ष के पहले महीने में टेक्सटाइल और गारमेंट की 91 फैक्ट्रियों के निर्माण का कार्य शुरू होगा और इन 91 फैक्ट्रियों के निर्माण का कार्य पूरा होने और इनमें उत्पादन शुरू होने पर करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में भी नोएडा का कद भी देखने में बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने लगेगा। ट्विटर ने भारत के आईटी नियम को मानने से किया इनकार। जर्मी कैसल भारत के नए मुख्य शिकायत अधिकारी। जी हम बात करें कि भारत में सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे विवाद के बीच भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया के जर्मी कैसल को चतुर की जगह नियुक्त किया है और इस बाबत ट्विटर की ओर से सोमवार को आधिकारिक जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जर्मी कैसल को भारत में नए शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है और अहम बात यह है कि ट्विटर की ओर से जो नई नियुक्ति की गई है वह भारत के आईटी नियमों के खिलाफ है। भारत की ओर से जो नए आईटी नियम बनाए गए हैं उसके लिहाज से भारत में ट्विटर का शिकायत अधिकारी भारत का रहने वाला होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर और भारत सरकार के बीच तकरार चल रही है। जिस तरह से भारत में नए आईटी कानून बनाए गए हैं उसके बाद सरकार ने ट्विटर पर आरोप लगाया है कि वह भारत के आईटी रूल का पालन नहीं कर रहा है। नए नियम के अनुसार, जो कि 25 मई से लागू हो गए हैं, सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर और पीड़ितों की शिकायत के समाधान के लिए भारत में ही शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना होगा, लेकिन ट्विटर नए कानूनों को मानने से इनकार कर रहा है और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं उसे नए आईटी नियम के तहत मुख्य शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इन तीनों को भारत में ही रहना होगा जिससे कि लोगों की शिकायत का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका। पासपोर्ट अथॉरिटी पर छोड़ा गया रिन्यू का मामला। जी हां, आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कल यानी सोमवार को कंगना रनौत के पासपोर्ट रिन्यूअल के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले पासपोर्ट अथॉरिटी के पक्ष में दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कंगना के पासपोर्ट रिन्यूअल का मामला पासपोर्ट अथॉरिटी पर छोड़ दिया है और कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूरी जिम्मेदारी पासपोर्ट अथॉरिटी की है कि वे कंगना का पासपोर्ट रिन्यू करते हैं या नहीं। फिलहाल अभी इसकी इतनी खबर ही सामने आई है और शाम तक कोर्ट की डिटेल कॉपी सामने आ जाएगी, जिसके तहत ये जानकारी मिल सकती है कि आखिर किस आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी पर कंगना के पासपोर्ट रिन्यूअल का मामला छोड़ा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत को हंगरी जाना है और जहां पर उनकी आगामी फिल्म धाकड़ के कुछ हिस्सों की
शूटिंग होनी है। कंगना का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, जिसके कारण वह देश से बाहर नहीं जा सकती। कंगना जब पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी पहुंची तो अधिकारियों ने ये तर्क देते हुए पासपोर्ट रिन्यू करने से मना कर दिया कि उनके खिलाफ एक कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। कंगना रनौत का विवादों से गहरा नाता रहा है। अक्सर अभिनेत्री ऐसा कुछ कह जाती हैं जिसके कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई तक से गुजरना पड़ जाता है। कंगना पर देशद्रोह, कॉपीराइट और मानहानि का केस तो चल ही रहा है, जिसमें ये पासपोर्ट केस भी जुड़ गया। इसके अलावा अब कंगना के एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल हाल ही में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक फिल्म बनाने की घोषणा की जिसका नाम है इमरजेंसी। अब कंगना का कहना है कि मूवी माफिया उनके इस फिल्म में अड़चन खड़ी कर रहे हैं। सर्वे में हुआ खुलासा, मुंबई में 50% बच्चों में पाई गई कोरोना एंटीबॉडी। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर थमती नजर आ रही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। इसके निशाने पर बच्चे होंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए बीएमसी के सीरो सर्वे कराया, जिसमें ये बात सामने आई है। 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। जी हां, इसका मतलब यह है कि मुंबई में 50% बच्चों को कोरोना हो चुका था। आपको बता दें कि यह बीएमसी का चौथा सीरो सर्वे था। इसके लिए 1 अप्रैल से 15 जून तक सैंपल लिए गए थे और सर्वे के मुताबिक मुंबई के 24 वार्डों से कुल 2173 रक्त के नमूने एकत्र किए गए थे, जिनके अध्ययन से पता चला कि 50% से अधिक तो पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण के संपर्क में आ चुके हैं। सीरो सर्वे में कुल 91.18% पॉजिटिविटी रेट पाया गया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 10 से 14 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी 53.43% पाई गई है और वहीं 1 से 4 साल के बच्चों में 51.4% और 5 से 9 साल के बच्चों में 47.33% और 15 से 18 साल के बच्चों में 51.49% सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से शुरू होगा रोका छेका अभियान। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से रोका छेका अभियान शुरू हो रहा है। गांवों के साथ ही अभियान शहरी क्षेत्रों में भी चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे राज्य की परंपरा के अनुरूप 1 जुलाई से अपने अपने गांवों में रोका छेका अभियान शुरू करें और साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालक के अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें गोठाने में भेजें, जहां चारे पानी का प्रबंध किया गया है। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों व पशुपालकों के नाम अपने संदेश में कहा है कि बरसात के दिनों में पशुओं में गलघोटू और एकंठ गिया की बीमारी होती है। इससे बचाव के लिए अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाएं। बघेल ने कहा कि ईश्वर की कृपा से इस बार हमारे राज्य में मानसून सही समय पर आ गया है। अब कंगना रनौत से भिड़े के कहा है कुछ उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं लगता कंगना सुनकर चुप बैठेंगी। जी हां, बात करें खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल आर खान के अपने बयानों और सोशल मीडिया पर गतिविधियों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। बीते 2-3 महीने से वो सलमान खान से भिड़े हुए थे। सलमान खान की टीम ने जब उन पर मुकदमा कर दिया तब जाकर वो शांत हुए। सलमान के बाद लगता है कि वो कंगना से लड़ने का मन बना चुके हैं। के ने कंगना की इमरजेंसी के तौर पर बनने वाली फिल्म को लेकर काफी कुछ कह दिया है। कंगना ने हाल ही में इंस्टा पर जानकारी दी थी कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें वो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी और इस फिल्म की कहानी 1975 में देश में लगी इमरजेंसी पर होगी। कमाल आर खान ने कंगना के इस ऐलान के बाद ट्विटर पर लिखा है, मधुर भंडारकर ने भी इंदिरा गांधी और इमरजेंसी पर इंदु सरकार फिल्म बनाई, लेकिन उसको कुत्ता भी देखने नहीं गया। अब कंगना रनौत दीदी इसी सब्जेक्ट पर फिल्म बना रही हैं। साफ है ये उनकी 12वीं फ्लॉप फिल्म होने जा रही है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म 11 फिल्में उनकी ऑलरेडी फ्लॉप हैं। के का ये ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है और ट्विटर ने कुछ समय पहले उनके ट्वीट्स को आपत्तिजनक मानते हुए उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया था। ऐसे में ट्विटर पर तो उनकी ओर से जवाब नहीं आ सकता। माना जा रहा है कि अगर कंगना तक ये ट्वीट पहुंच गए तो वो चुप नहीं रहेंगी और जवाब जरूर देंगी। कंगना क्या जवाब देती हैं, इसका उनके फैंस को इंतजार है।
मोदी सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना में क्या है खास? वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज की कुछ है बड़ी बातें। जी आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए 1.1 लाख करोड़ के क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रखे गए हैं। पैकेज के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खास तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत देने के लिए 8 उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना शुरू की जा रही है। क्रेडिट गारंटी योजना केंद्र सरकार की नई योजना है और इसके तहत 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। क्रेडिट योजना के तहत 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान पुराने की लोन की वसूली के बजाय नया लोन देने पर है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर आरबीआई की दर से 2% कम ब्याज लिया जाएगा और यह लोन 3 साल के लिए दिया जाएगा। नई क्रेडिट गारंटी योजना को छोटे शहरों समेत देश के अंदरूनी हिस्से के छोटे से छोटे कर्जदारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों वही जान लेते हैं आज क्या है देश में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 62 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,205 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वही चांदी की कीमत में 50 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 68,467 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों मैं जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ऐसे जिलों में येलो चेतावनी भी जारी की गई है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से झारखंड और उत्तरी ओडिशा होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ओडिशा के दक्षिणी तट और इससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जिलों में बारिश गिरने की भी संभावना है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी भी लोगों को मानसून के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के उत्तरी जिलों, पश्चिम बंगाल, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।